एलपीएम की क्लास के अंदर आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था इन ब्रीडिंग क्या होता है, ऑटो ब्रीडिंग क्या होता है, लाइन ब्रीडिंग क्या होता है, टॉप क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस, इनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद आता है सिलेक्शन एंड कलिंग, यानी वर्ण सिलेक्शन मतलब चयन करना और कलिंग निष्कासन करना, यानी जो अच्छे गुण हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, यानी वो तो हो गया सिलेक्शन। और जो खराब गुण वाले या कम दूध उत्पादन वाले हैं उनको निकालना, अलग करना ही निष्कर्षण कहलाता है, यानी निष्कासन करना कहलाता है। तो इसके अंदर क्या है, संसार में जीव की उत्पत्ति के साथ साथ ही वर्ण की प्रारंभ हुआ। जो शक्तिशाली थे उन्होंने अपने परिवार बढ़ाया तथा निर्बल नष्ट हो गए, यानी ये हो गया प्राकृतिक यानी नेचुरल सिलेक्शन। यानी मतलब जो शक्तिशाली थे उन्होंने क्या हुआ, अपना परिवार आगे बढ़ाया, और जो कमजोर थे तो वो क्या हो गए, अपने आप ही नष्ट हो गए। तो जब मनुष्य जाति का विकास हुआ तो स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में रहने के लिए कृत्रिम वर्ण का विकास हुआ। वर्ण का अर्थ है कि अच्छी गुणों वाली वस्तुओं को चुना जाए तथा अन्य अच्छी गुणों वाली वस्तुओं का निष्कासन किया जाए। पशु प्रजनन में वर्ण प्रजनक के लिए एक प्रकार का यंत्र है जिसके सहारे वह उत्तम पशुओं को प्राप्त करता है तथा निम्न कोटि के पशुओं को अलग कर देता है। वर्ण का मुख्य उद्देश्य पशुधन का को सुधार करना। वैसे वर्ण द्वारा नए जीन्स पैदा नहीं किए जा सकते हैं, परंतु वर्ण द्वारा उनकी रचना को बदलकर अच्छे गुणों को पशुओं में प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार अच्छी गुणों को एक संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी तक स्थिर रखा जा सकता है। फिर आता है सिलेक्शन, चयन या वर्ण आधार यानी बेसिस। उनके क्या बेसिस है, तो व्यक्तिक वर्ण अथवा फिनोटाइपिक वर्ण। तो इनमें क्या होता है, इस समूह में मास सिलेक्शन भी कहते हैं। इस समूह को क्या कहते हैं, मास सिलेक्शन भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत पशु के बाह्य गुण एवं लक्षणों के आधार पर उनका वर्णन किया जाता है। बाह्य गुणों के आधार पर पशु के आनुवंशिक गुण व प्रजनन मूल्य का भी अनुमान लगाया जा सकता है। इस विधि द्वारा बहुत से पशुओं को एक साथ चुनाव किया जा सकता है। इस विधि में अपनाने के लिए गुणांकन पत्थर विधि का सहारा लिया जाता है, जिसे पशु के विभिन्न गुणों के लिए पृथक पृथक अंक होते हैं। जो पशु अधिक अंक प्राप्त करता है वह ही उत्तम माना जाता है, यानी झुंड के अंदर जो अच्छे गुणों वाले जो पशु होते हैं उनका चयन कर लिया जाता है। फिर आता है व्यक्तिगत वर्ण के लाभ। तो एक बड़े पशु झुंड का वर्ण इस विधि से एक ही साथ किया जा सकता है। उत्पन्न हुए नए पशुओं को मूल्यांकन प्रौढ़ होने से पहले इस विधि द्वारा किया जा सकता है। उत्पन्न हुए नए पशुओं का मूल्यांकन प्रौढ़ होने से पहले इस विधि द्वारा किया जा सकता है। नर व मादा द्वारा संतान में भेजे गए गुणों को चुनने के लिए उत्तम है, यानी इससे व्यक्तिकरण जो इंडिविजुअल सिलेक्शन है उसके अंदर यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि द्वारा यह शीघ्र ज्ञात हो जाता है कि नए संतान की किस सीमा तक उन्नति हुई है, यानी उनके कितने गुण उसमें आए हैं उसका पता चल जाता है। व्यक्तिगत वर्ण की हानि क्या है, यह विधि बाह्य गुणों के आधार पर प्रयोग की जाती है। अतः पशु की आनुवंशिक रचना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, यानी उनके जो जेनेटिक गुण हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। कुछ गुण जो कि केवल मादा पशुओं में ही प्रदर्शित होते हैं, नर पशु में उनकी उपयोगिता नहीं होती है। यानी जो गुण मादा पशु में होते हैं वो उन चीजों का पता नर पशुओं में उनकी उपयोगिता का पता नहीं चलता है। पशु के गुणों अथवा अवगुणों का लेखन उनके प्रौढ़ हो जाने पर ही मिल पाता है। अतः इस समय तक पशु के पालन पोषण में काफी व्यय हो जाता है, यानी उनके जो अवगुण हैं उनका बाद में पता चलता है। और जब तक उनको पालने जो लालन पालन में जो खर्च होता है वो अधिक हो जाता है और बाद में उनका पता चलता है भी ये इनमें अवगुण है, तब तक बहुत देरी हो जाती है। फिर आता है पारिवारिक अथवा वंशावली वर्ण, फैमिली और पेडिग्री सिलेक्शन।
वर्णन की इस विधि में पशु के पूर्वजों एवं संबंधियों के गुणों के विषय में ज्ञात किया जाता है, अर्थात अमुक पशु की वंशावली का अध्ययन किया जाता है और उसके पूर्वजों में क्या क्या गुण थे, उसी आधार पर पशुओं का वर्णन किया जाता है। व्यक्तिक वर्णन के समान यह विधि भी 100% सही नहीं है। वर्णन की इस विधि में पशु के सांड तथा मादा दोनों की वंशावली ज्ञात करना आवश्यक है। वर्णन की इस विधि में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे की संतान कैसे गुणों वाली होगी। फिर आता है वंशावली वर्णन के लाभ। यह विधि युवा पशुओं के लिए अच्छी है। यह विधि उन गुणों के लिए अच्छी है जो कि अधिक आनुवंशिक होते हैं। इस विधि द्वारा पशुओं के आनुवंशिक गुणों तथा प्राप्त किए हुए गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। और वंशावली वर्णन की हानियां क्या है, तो यदि पशु के गुणों की आनुवंशिकता कम है तो पूर्वजों संबंधियों से पूर्व लेखन सच्चे पथ प्रदर्शक नहीं होंगे, यानी उनके जो आनुवंशिकता गुण है वो अगर सही कम है या उनका पता नहीं है, उनके पूर्वजों संबंधियों का लेखन नहीं है, तो उनके जो आगे की जो पीढ़ी है उसमें क्या प्रदर्शन होगा उसका कुछ पता नहीं चलता है। अतः प्रजनन करने से वंशावली एक समान होती है, अतः वर्णन ठीक नहीं होता है। अतः प्रजनन जब करते हैं यानी जब रिलेटिव के साथ संबंध या उनका क्रॉस करवाया जाता है तो वंशावली एक समान हो जाती है, मतलब सारे पशु है वो एक समान दिखाई देते हैं, अतः वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रोजनी सिलेक्शन स्थिति वर्ण, इसे जीनोटाइप का वर्ण भी कहते हैं। यह विधि अधिकतर प्रजनन करने वाले सांडों के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में अंतर्गत सांड को विभिन्न गायों से मिलाया जाता है। इससे पैदा हुई बच्चियों के युवा होने पर उनका उत्पादन मालूम किया जाता है। जिस सांड की बच्चियों का उत्पादन अधिक होता है उसी सांड को उत्तम माना जाता है, अर्थात बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर ही उस नर पशु का मूल्यांकन किया जाता है, यानी जो सांड है उसका जब क्रॉस करवाया जाता है उससे जो बच्चियां पैदा होगी उसका जो उत्पादन होगा उस आधार पर पता चलता है कि यह सांड उत्तम है या नहीं है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। स्तनती वर्ण के लाभ, पशु के आंतरिक गुणों एवं वास्तविकता का बोध हो जाता है। पशु की प्रजनन क्षमता का बोध हो जाता है यानी ज्ञान हो जाता है। इस विधि द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नई संतान कैसे गुणों वाली होगी। स्तनती वर्ण की हानियां, यह परीक्षण विधि अधिक महंगी है। इस परीक्षण में अधिक समय लगता है जब तक कि पशु की काफी आयु समाप्त हो जाती है, यानी जो सांड काम में लिया था क्रॉसिंग करवाई थी उसका जब तक उसकी बच्चियां होगी उसका उत्पादन होगा तब तक उनकी आयु है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है उत्पन्न हुई मादा पशु उत्पादन की आयु तक बीमारी, बांझपन या अन्य कारणों द्वारा प्रजनन योग्य नहीं रहती है, अतः सांड का वर्णन नहीं हो पाता है। क्योंकि जब इनका वर्णन करते हैं स्थिति या प्रोजनी टेस्ट जो करते हैं अपन, जब तक पता चलता है तब तक बहुत देरी हो जाती है। फिर आता है प्रदर्शन वर्ण यानी शोइंग सिलेक्शन। इस विधि द्वारा वर्ण प्रदर्शनियों, मेलों आदि में सामूहिक रूप से किया जाता है। पशु की बाह्य बनावट, लक्षण तथा प्रकार के आधार पर यह किया जाता है, क्योंकि पशु के प्रकार का उनके उत्पादन मान प्रोडक्शन वैल्यू के साथ प्रमुख संबंध होता है। इस विधि में पशु के इच्छिक एवं अनिच्छिक दोनों ही गुणों के सारे वर्णन करते हैं। वर्ण यानी सिलेक्शन चयन जो करते हैं अपन वो। स्वास्थ्य तथा जनन क्षमता के आधार पर वर्ण यानी सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ एंड फर्टिलिटी। वर्ण की यह विधि बहुत ही सरल है। इसमें स्वस्थ एवं अच्छे पशुओं का वर्णन करते रहते हैं, अस्वस्थ पशुओं को निकालते रहते हैं, यानी निष्कासन के साथ साथ चलता है। इस विधि द्वारा वर्णन करने पर पशु प्रजनक को ज्ञात कर लेना चाहिए कि अमुक पशु यानी जो पशु है उसके माता पिता को कोई संक्रामक या छुआछूत के रोग
हुआ है अथवा नहीं, पशु कितने दिनों बाद बच्चा देता है, इसकी माँ ने कितने बच्चे दिए, वर्ण वाला पशु यदि सांड है तो उसने कितनी मादाओं को गत वर्ष में गर्भित किया और कितने बच्चे उत्पन्न हुए इत्यादि। ये गुण उनके स्वास्थ्य एवं जन क्षमता के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। यदि पशु में उचित गुण नहीं मिल रहे हो तो उनका वर्णन यानी सिलेक्शन नहीं किया जाए। अब आता है मेथड ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन करने की कौन कौन सी मेथड है। तो लक्स एवं हेजिल नामक जो साइंटिस्ट थे 1942 में वर्ण की निम्नलिखित 3 विधियां बताई थी। इसमें पहली विधि है टेंडम मेथड। इस विधि के अंतर्गत पशु में एक बार में केवल एक गुण की सापेक्ष क्रिया अपनाई जाती है। यह वर्ण की क्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक इस अपेक्षित गुण में पूर्ण सीमा तक सुधार नहीं आता है। इसके बाद वर्ण क्रिया दूसरे गुणों के लिए दोहराई जाती है। इस विधि में पशु में एक गुण के लिए वर्ण किया जाता है, यानी एक ही गुण के लिए सिलेक्शन किया जाता है। वर्ण की सफलता इस विधि में विषयकों यानी ट्रेड्स के आनुवंशिक संबंधों पर निर्भर करती है। दूसरा आता है स्वतंत्र निष्कर्षण सीमा विधि यानी मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल्स। वर्ण की इस विधि में दो या दो से अधिक गुणों को सापेक्ष समक्षणिक रूप से अपनाए जाते हैं। सब गुणों के लिए पृथक मानक निर्धारित होते हैं। यदि किसी पशु में गुणों का मान इन मानकों के मानक मान से कम रह जाता है, यानी कोई एक निश्चित मान रखा जाता है, जैसे 70 रख लिया, अब उनको उन मान किसी पशु को उनके अंक दिए जाते हैं, यानी 70 अंक रखे गए हैं तो 70 अंक में से उस पशु के अलग अलग अंकों को मिलाकर जब उनकी जोड़ा जाता है तो अगर वो 70 से कम रह जाते हैं तो उन पशुओं को अलग कर दिया जाता है। फिर आता है तो उस पशु के गुणों का ध्यान न रखकर उसका निष्कर्षण कर देते हैं, अर्थात उस पशु को बेच देते हैं। यानी जो अंक दिए थे 70, यानी 70 अंक में से उसके कितने अंक आए हैं वो उनके शरीर के आधार पर और उनके उत्पादन के आधार पर रखे जाते हैं और उनसे कम अंक आने पर उन पशुओं को बेच दिया जाता है। फिर आता है टोटल स्कोर और इंडेक्स मेथड। इस विधि में सब विशेषज्ञों को ध्यान में रखकर विशेषकों को ध्यान में रखकर यह सम्मिलित कर कुछ सूचकों यानी जो इंडेक्स होती है का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा किसी पशु की अपनी संतान में गुणों को भेजने की क्षमता एवं दक्षता का ज्ञान किया जाता है। फिर आता है निष्कर्षण यानी कलिंग। निष्कर्षण वर्ण में बिल्कुल विपरीत है, यानी निष्कर्षण जो है वो वर्ण से सिलेक्शन से बिल्कुल अलग है, पर दोनों एक दूसरे के श्रृंखलाबद्ध है। अर्थात जब हम वर्ण करते हैं तो शेष पशुओं का निष्कासन स्वयं हो जाता है, या जब पशु झुंड में खराब गुणों के पशुओं को अलग कर दिया जाता है तो अच्छे पशुओं का वर्ण स्वयं हो जाता है। एक अच्छे पशु पालक को प्रजनन की कोई विधि अपनाकर साथ साथ वर्ण भी अपनाना चाहिए, तभी वह अच्छे पशुओं को प्राप्त कर सकता है। पशुपालक को आर्थिक लाभ भी हो सकता है और साथ साथ पशुओं की जाति की एवं गुणों में ठोस सुधार भी हो सकता है। और पशुपालक को ऐसे पशुओं को नहीं पालना चाहिए जिससे उसे आर्थिक लाभ नहीं हो रहा हो। फिर आता है प्रजनन समस्याएं, यानी प्रजनन में क्या क्या समस्याएं हो सकती है। तो पशु का प्रजनन अयोग्य होना, इनेबिलिटी टू ब्रीड, यानी नर एवं मादा पशुओं की समुचित देख रेख एवं पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, अतः ये प्रजनन योग्य नहीं हो पाते हैं। तो जब उनका लालन पालन ढंग से नहीं होगा तो क्या होता है, नर व मादा पशु जो है कमजोर रह जाते हैं और उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या प्रजनन योग्य नहीं हो पाते हैं। फिर दूसरा आता है देरी से युवा होना यानी लेट मैच्योरिटी। अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की गाय तथा भैंस देरी से बच्चा पैदा करने योग्य होती है, इससे पशुपालक को आर्थिक हानि होती है। कम या बिल्कुल बच्चे न होना यानी फेवर और नो काविंग,
पशु प्रथम बच्चा तो देर से देते हैं, परंतु अपने जीवन काल में भी कम बच्चे देते हैं, अर्थात 1 या 2 बच्चा देने के बाद बच्चा पैदा होना बंद हो जाता है। तो ये प्रजनन की क्या हो गई, समस्याएं हो गई। फिर आता है पशु का अधिक दिनों तक सूखा रहना, यानी प्राय यह देखा गया है कि गाय और भैंस एक बार बच्चा देकर काफी समय तक बच्चा नहीं देती है। इस प्रकार की समस्या भी अधिकतर पशुओं में पाई जाती है। प्राय वे 2 से 3 साल बाद फिर दोबारा बच्चा देती है। इस प्रकार पशुपालक को बच्चे की हानि के साथ साथ आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि जो 2-3 साल का जो गैप हो जाता है उसमें उसके लालन पोषण में जो खर्चा आता है उससे आमदनी तो कुछ होती नहीं है, और 2-3 वर्ष तक जब बच्चा नहीं देती है तो उसका दूध उत्पादन नहीं हो पाता है, और उसको जो खर्चा या जो लालन पालन या जो भोजन दिया जाता है उसका खर्च व्यर्थ चला जाता है। तो इस प्रकार पशुपालक को क्या हो जाता है, नुकसान होता है। फिर आता है पशु का गर्भपात हो जाना, यानी एबॉर्शन हो जाना। तो पशु चिकित्सक की अभाव के होने के कारण इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। पशु में जब एक बार गर्भपात हो जाता है तो फिर बार बार होता है। इस तरह से पशुपालक को बच्चे की हानि तथा आर्थिक हानि होती है। पशु की प्रजनन एवं उत्पादन क्षमता क्षीण यानी कम हो जाती है। यदि चिकित्सा न की जाए तो यह रोग अन्य पशुओं में भी लग जाता है और एक बड़ी समस्या पशुपालक के समक्ष आ खड़ी हो जाती है। तो ये प्रजनन की समस्याएं हैं जो मुख्य रूप से पाई जाती है। तो पशु का बार बार ऋतुमयी होना, रिपीटेड ऑफ ओस्ट्रस, यानी बहुत सी गायों को हर बार गर्भित कराया जाता है परंतु गर्भवती नहीं होती है और हर महीने ऋतुमयी होती है। कभी कभी 2-3 महीने तक ऋतुमयी नहीं होती है तो पशुपालक समझता है कि गाय गर्भित है, परंतु जब गाय 3 से 4 महीने बाद फिर ऋतुमयी होती है तो उसकी आशाओं पर पानी फिर जाता है और वह केवल भाग्य को कोसता है। यह समय भी एक आर्थिक हानि पहुंचाता है, यानी 3 महीने तक जब वह ऋतुमयी नहीं होती है तो 3 महीने के बाद जब ऋतुमयी होती है तो पशुपालक को एक ये झटका सा लगता है। भी 3 महीने तक उसने जो लालन पालन किया या जो 3 महीने जो आगे अब जब ऋतुमयी हो गई है, जब वह गर्भ धारण करेगी तो वो 3 महीने उसका जो बच्चा देने का टाइम था वो 3 महीने और लेट हो गया। तो इससे क्या होता है, पशुपालक को नुकसान होता है। प्रजनन के लिए उत्तम सांडों का अभाव होना, यानी मादा पशुओं की संख्या को देखते हुए उत्तम सांडों की संख्या बहुत कम है। इस समस्या को कुछ हद तक सुलझाने में कृत्रिम गर्भाधान ने एक बड़ा सहयोग दिया है, यानी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसका बहुत बड़ा सहयोग हुआ है। आशा है कि यह समस्या शीघ्र ही सुलझ जाएगी, यानी प्रजनन के लिए जो उत्तम सांडों की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुरू किया गया है उससे लाभ यह है कि एक जो सांड एक वर्ष में अगर 50 गाय गर्भित करता है या 100 गाय गर्भित करता है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा एक ही सांड के द्वारा हजार गायें गर्भित की जा सकती है। फिर आता है पशुपालकों की प्रजनन में अभिरुचि एवं अनभिज्ञता, यानी उनको ज्ञान नहीं होता है, अभिरुचि नहीं लेते हैं। तो पशुपालक का कार्य प्राय अशिक्षित कृषकों के द्वारा ही होता है, जिन्हें अभी तक यह नहीं पता कि प्रजनन के द्वारा पशुओं को उन्नतिशील बनाया जा सकता है या नहीं, साथ ही वे रूढ़िवादी हैं। कुछ पशुपालक तो कृत्रिम गर्भाधान अपनाने में भी आपत्ति प्रकट करते हैं। वे अपनी गाय को गांव में घूमने वाले साधारण सांड या जिनकी गुणवत्ता बहुत ही कम है, यानी जिनसे जो बच्ची पैदा होगी उनके दूध उत्पादन भी कम होगा, या तो इस प्रकार के जो सांड से जब गाय गर्भित होती है तो उनसे उत्पादन कम होता है, क्योंकि उन्हें कृत्रिम गर्भाधान के अंदर तक जाने में आपत्ति मालूम होती है। वे प्राय अकर्मण्य भी हैं। पशु की उन्नति में उन्हें कोई विशेष रुचि नहीं होती है, यानी नस्ल सुधार में उनका कोई रुचि नहीं होती है।
अगर नस्ल सुधार की जाए तो अच्छे अच्छे गुणों वाली गायें या भैंसें, बकरियां पाली जा सकती है। तो ये क्या होता है, पशुपालकों की अनभिज्ञता या अभिरुचि नहीं होती है। फिर आता है प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी होना, यानी शॉर्टेज ऑफ ट्रेनेड पर्सन। प्रजनन की वैज्ञानिक एवं आधुनिक विधियों को समझाने के लिए यहाँ भी प्रशिक्षित व्यक्तियों की भारी कमी है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को की भी कमी है जो इस कार्य को सफल बनाने में कर्तव्यपरायण हो। इसी के कारण जनता में आधुनिक प्रजनन की रीतियों के प्रति अविश्वास एवं अश्रद्धा जागृत हो चुकी है। इसको दूर करने के लिए एक बड़े प्रचार की आवश्यकता है। तो ये क्या होगी, प्रजनन की जो समस्याएं होगी। अब आता है पशु सुधार के लिए कार्य, यानी पशु सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो विदेशी पशुओं से संकरण यानी क्रॉस ब्रीडिंग फॉर फॉरेजन ब्रीड्स। सरकार ने विदेशों से उन्नतिशील सांड मंगवाकर उनका संकरण देशी गायों से कराया। यह कार्य परीक्षण के रूप में राजकीय सैनिक एवं कॉलेज फार्मों पर किया गया था। लखनऊ में 2 विदेशी जातियों के सांड आयरशायर तथा होल्स्टीन क्रमशः हरियाणा और साहिवाल जातियों की गायों को मिलाया गया। पूसा में आयरशायर में साहिवाल नस्ल की गायों को मिलाया गया। इसी प्रकार नैनी कृषि विश्वविद्यालय में सिंधी को जर्सी नस्ल के सांड से मिलाया गया। बेंगलोर में आयरशायर से क्रॉस कराया गया। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में आयरशायर तथा होल्स्टीन सांड से वहां की गायों को मिलाया गया और करनाल में ब्राउन स्विस तथा साहिवाल को मिलाकर कर्ण स्विस नई गाय की जाति निकाली गई, यानी जो हाइब्रिड गाय, संकर गाय जिसे बोलते हैं, उनको तैयार किया गया। फिर आता है कर्मोन्नति विधि का प्रचार, यूज ऑफ अपग्रेडिंग, यानी देश के उन उन्नतिशील पशुओं के सुधार के लिए सरकार को कर्मोन्नति विधि का भी प्रचार किया है। इस समय देश में जो प्रजनन विधि चल रही है वह कर्मोन्नति के साथ सुनीता प्रजनन विधि है। इसे प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान के सहारे किया जा सकता है। प्राकृतिक विधि के प्रयोग करने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों को एक गो सांड तथा भैंसा सांड बांटे हैं। क्षेत्र की पशु जाति के आधार पर ही वहां उसी जाति के सांड भेजे गए हैं। कर्मोन्नति की सफलता प्राय कृत्रिम गर्भाधान पर बहुत अधिक निर्भर है। फिर आता है कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना करना। देश में उत्तम सांडों के अभाव को दूर करने के लिए सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना की। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर प्राय 2 सांड रखे जाते हैं। फिर आता है जातियों का विभाजन तथा उनकी प्रजनन नीति। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर तथा पशु प्रजनन समिति एनिमल ब्रीडिंग कमेटी ने मिलकर गाय और भैंसों के लिए एक प्रजनन पद्धति तय की है, जो कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत देश को विभिन्न भागों में बांटकर उनके लिए विभिन्न पृथक जातियां निश्चित की है। उस क्षेत्र की जाति को सुधारने के लिए अच्छे सांड भेजकर कर्मोन्नति द्वारा साथ साथ निर्वाचित प्रजनन द्वारा उस क्षेत्र की पशु जाति का उत्थान किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में पशुओं का उत्थान संकरण द्वारा किया गया है, यानी आईसीआर के द्वारा और पशु प्रजनन समितियों के द्वारा क्या किया जाता है कि क्षेत्र विशेष के आधार पर वहां पर गाय व भैंसों की प्रजनन पद्धतियां तय की गई है और उन परिस्थितियों के आधार पर ही वहां पर नस्ल सुधार का कार्य शुरू किया गया है। सांडों का वितरण। सरकार ने देश में बहुत ऐसे फार्म खोल रखे हैं जहां पर बच्चों का पालन पोषण सांड बनाने के लिए किया जाता है। जनता को भी यदि उनके पास अच्छे बछड़े हैं तो उनके लालन पालन के लिए सरकार खर्चा देती है और उन्हें खरीदती है। इन सांडों को प्राकृतिक गर्भाधान के लिए ग्राम पंचायतों को दे दिया जाता है। सरकार गाँव में घूमने वाले खराब जाति के सांडों को बदिया कर देती है, यानी उनको बदियाकरण कर दिया जाता है ताकि वो अपने प्रजनन कार्य नहीं कर सके या उनसे कोई भी बच्चा पैदा नहीं किया जा सके। तो इससे क्या होता है, नस्ल सुधार में फायदा मिलता है। तो फिर आता है गौसदन योजना, यानी गौशाला गौसदन स्कीम। देश में
अन्न उत्पादित जो पशुओं की संख्या की वृद्धि तथा चारे की कमी को देखकर गौशोधन योजना सन 1952 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत बेकार, लंगड़े, लूले, बांझ पशुओं को शहर से दूर ऐसे जंगलों में रखा जाता है जहाँ प्राकृतिक घासें उपलब्ध होती रहती है और नर पशुओं को बधियाकरण कर दिया जाता है ताकि प्रजनन न कर सके। पशुओं के मरने के बाद उनकी खाल, हड्डी, बाल आदि प्रयोग में आ जाती हैं। उसके बाद आता है गौशालाओं तथा पिंजरापोल का पुनर्संगठन। तो देश की स्वतंत्रता के बाद सरकार ध्यान पशुधन की उन्नति की ओर आकर्षित हुआ है। गौशालाओं का पुनर्गठन पशुवंश की उन्नति के लिए किया गया। जनवरी 1952 में पशुधन की बहुमुखी उन्नति के लिए एक अखिल भारतीय केंद्रीय गौ संवर्धन परिषद की स्थापना की। गौशालाओं में सभी प्रकार के पशुओं को उचित पालन पोषण किया जाता है, अच्छे पशुओं का प्रजनन कराया जाता है। बेकार घूमने वाले पशुओं को पकड़ना। सरकार ने बेकार घूमने वाले पशुओं को पकड़ने की योजना चालू की है। इस प्रकार घूमने वाले गायों और सांडों को पकड़कर गौसदन भेज दिया जाता है और जंगली गायों को भी पकड़ लिया जाता है। तो केंद्रीय ग्राम योजना यानी की विलेज स्कीम। तो पशुधन की उन्नति के लिए केंद्रीय ग्राम योजना सन 1948 से प्रारंभ हो गई। देश में अनेक केंद्रीय ग्राम केंद्र खोले गए। प्रत्येक केंद्रीय ग्राम केंद्र पर 6 गौ सांड तथा 2 भैंसा सांड रखे गए और प्रजनन के लिए केवल इन्हीं सांडों का प्रयोग करने की आज्ञा दी गई। अप्रमाणिक सांडों को बधिया किया गया। प्रत्येक 4 केंद्रित ग्राम केंद्रों के अंतर्गत एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोला गया। एक केंद्रित ग्राम केंद्र के अधीन कई गांव होते हैं। प्रत्येक केंद्र के अंतर्गत कई केंद्रित ग्राम इकाइयां रहती है। बाद में बहुत से केंद्रित गांव खंड खोले गए। प्रत्येक खंड के अधीन एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र तथा 4 केंद्रित ग्राम केंद्र रखे गए। अब इन्हें केंद्रित ग्राम खंड योजना का नाम दिया गया है। फिर आता है केंद्रीय ग्राम खंडों के कार्य सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण द्वारा पशु धन की स्थिति का ज्ञान किया जाता है और विभिन्न श्रेणी के उत्पादन व अनुत्पादन पशुओं की संख्या, प्रजनन विधि आदि किस प्रकार है, इस कार्यों के बारे में ध्यान रखा जाता है। नियंत्रित प्रजनन यानी कंट्रोल ब्रीडिंग। सरकार द्वारा दिए गए उन्नतिशील सांडों का प्रयोग तथा अन्य सांडों का बधियाकरण करना, यानी जो उन्नतिशील सांड है, अच्छी नस्ल के सांड है, उन्हीं को प्रयोग में लाया जाता है और जो व्यर्थ के जो सांड थे यानी जिनमें कोई नस्ल का कुछ पता नहीं चलता है, तो उन सांडों को बधियाकरण कर दिया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग करना, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस बार पर प्रयोग किया जाता है और पशुपालक अधिकतर कृत्रिम गर्भाधान ही पशुओं को कराते हैं। यानी इसमें जो कृत्रिम गर्भाधान है वो पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा ही गायों को या भैंसों को, पशुओं को गर्भित कराए। फिर आता है पर्याप्त आहार यानी प्रॉपर फीडिंग। पशुपालकों को संतुलित आहार का महत्व बताना, साथ ही साथ चारों का संरक्षण, साइलेज बनाना, है बनाना आदि का प्रशिक्षण देना। फिर आता है रोग नियंत्रण। तो समय पर पशुओं को रोग से बचाने के टीके लगवाना, रोग की रोकथाम में सहयोग देना, इनके बारे में भी उनको बताया जाता है। वे रोग नियंत्रण किस प्रकार से करना है और समय समय पर टीकाकरण द्वारा इन रोगों से बचा जा सकता है। पशुओं का क्रय विक्रय, मार्केटिंग ऑफ लाइव स्टॉक। कृषक द्वारा पाले उत्तम पशु को सरकार स्वयं खरीद लेती है और अच्छे बछड़ों के पालन के लिए धनराशि देती है। फिर आता है अभिलेखन, रिकॉर्ड कीपिंग। तो प्रजनन संबंधी अनेक अभिलेख रखे जाते हैं, जैसे गाय कब और किस सांड द्वारा गर्भित हुई है, किस समय बच्चा दिया आदि इन्हें अभिलेखों में रखा जाता है। पशुपालन का प्रचार यानी प्रचार द्वारा गांव में अशिक्षित व्यक्तियों को प्रजनन, संतुलित आहार, पशुओं का वर्ण एवं निष्कर्षण के विषय में बताना। पशु रजिस्ट्रेशन सुविधाएं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने देश की मुख्य नस्लों के लिए एक केंद्रीय पशु पुस्तिका की स्थापना की। निम्नलिखित जाति के पशुओं को ही रजिस्टर करा सकते हैं, जबकि वह एक ब्यात 300 दिन में दूध की न्यूनतम कुल निम्नलिखित मात्रा दे सकते हो। यानी साहिवाल गाय के लिए 1500
लीटर दूध जो है वो 300 दिन के अंदर औसतन दूध उत्पादन होना चाहिए। सिंधी गाय के अंदर 1250 लीटर दूध होना चाहिए। हरियाणा गाय के लिए 1000 लीटर, गिर गाय के लिए 1000 लीटर, कांकरेज जो गाय है वो 750 लीटर, मुर्रा भैंस 750 लीटर, कांगयांग जो गाय है वो 500 लीटर और थारपारकर नस्ल की गाय है वो 1000 लीटर दूध उसका होना चाहिए 300 दिन के ब्यात काल के अंदर। तो उनको केंद्रीय पशु पुस्तिका के अंदर रिकॉर्ड उनका रखा जाता है। अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधाएं, तो पशुधन की उन्नति के लिए सरकार ने अनेक प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं ताकि अच्छे प्रशिक्षित निकलकर देश की पशु उन्नति में कुछ योगदान दे सके। साथ ही अनुसंधान केंद्रों पर पहले परीक्षण किए जाते हैं, सफलता मिलने पर उनका जनता में प्रचार किया जाता है। ऐसे केंद्र देश में निम्नलिखित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के अंदर है और दक्षिणी क्षेत्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के अंदर है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अविकानगर जयपुर के अंदर, अविकानगर टोंक के अंदर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो मखदूम मथुरा के अंदर है, यूपी के अंदर है। और पशुपालन चिकित्सा महाविद्यालय मथुरा के अंदर है और केंद्रीय भैंसा अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ बफेलो यह हिसार हरियाणा के अंदर है। तो ये आपका जो टॉपिक था रिप्रोडक्शन का वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।